तो हेलो प्यारे बच्चों, फिर से स्वागत है लाइव केयर ऑनलाइन क्लासेस पे। जैसा कुछ बच्चे का कमेंट आ रहा था कि सर एसएसटी को कब शुरू कीजिएगा, तो हम आज लेकर आ गए एसएसटी के क्लास। और सबसे पहले एसएसटी के क्लास में जानते हैं कि एसएसटी के अंतर्गत हमें कौन कौन से बुक पढ़ना है। एसएसटी के अंतर्गत हमें कौन कौन से बुक पढ़ना है, तो हम बताते हैं इसमें कि आपको एसएसटी के अंतर्गत हमें पढ़ना है 1 नंबर में अर्थशास्त्र पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अर्थशास्त्र पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है और राजनीति शास्त्र पढ़ना है। राजनीति शास्त्र पढ़ना है और एक हो जाएगा आपका इतिहास है, इतिहास पढ़ना है। और इसमें एक और आता है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन यानी एसएसटी के अंतर्गत हमें इतना सारे बुक को क्या करना है? अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीति शास्त्र, इतिहास और एक क्या पढ़ना है? आपदा प्रबंधन पढ़ना है। तो इतना सारे क्या करेंगे, इस सभी को हम लोग पढ़ेंगे, तब जाके मेरा क्या होगा? एसएसटी की तैयारी होगा। और पूरा एसएसटी अब जब तैयारी कीजिएगा तो कितने नंबर के तैयारी होगा? 80 नंबर के होगा। कितना नंबर के होगा? 80 नंबर का होगा। और जो 20 नंबर है वो स्कूल के द्वारा दिया जाए। कितना? 20 नंबर जो होगा वो स्कूल देगा। तो अब हम लोग जानते हैं कि आज हम लोग इसमें कौन से शुरू करने जा रहे हैं। तो हम लोग आज के क्लास में आपको जो अर्थशास्त्र है, जो क्या है? अर्थशास्त्र है, उसे शुरू करेंगे। अर्थशास्त्र को क्या करेंगे? शुरू करेंगे। और अर्थशास्त्र में जानते हैं कि हमें कुल कितने चैप्टर पढ़ना है। तो आपका अर्थशास्त्र में जो है कुल जो चैप्टर है, कुल इसमें 7 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 7 चैप्टर है, जिसमें हम लोग आज पहला चैप्टर को शुरू करेंगे। यानी एक एक करके चैप्टर हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे, फिर दूसरा पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे, यानी सीरियल करके क्या करेंगे? सभी चैप्टर को क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो आज का जो मेरा पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर का जो नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, ये पहला चैप्टर हो गया। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्या कर दीजिए? शेयर भी कर दीजिए। तो आते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर, जिसमें हमें पहला पॉइंट पढ़ना है अर्थशास्त्र। क्या पढ़ना है? अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? तो हम लोग अर्थशास्त्र की परिभाषा कैसे देंगे कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान की शाखा है, यानी सामाजिक विज्ञान के ही ब्रांच है, जिसमें किसी भी वस्तु और सेवाओं का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं, वितरण करते हैं, उपभोग करते हैं। इस सब का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? अर्थशास्त्र कहलाएगा। तो हम यहाँ पर दिया भी है कि अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान के एक शाखा है। एक क्या है? शाखा है, जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन करते हैं। किसी वस्तु का क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे, फिर उसका क्या करेंगे? वितरण कहें, यानी कहाँ कहाँ भेजना है, किस तरह से बंटवारा करना है, तो उसको कहेंगे वितरण करना है। विनिमय हो जाएगा, विनिमय यानी आदान प्रदान करना। और उपभोग मतलब क्या हो जाएगा? कैसे इसे खर्च करना है, कहाँ पर खर्च करना है, ये हो जाएगा उपभोग का अध्ययन करना। अध्ययन किया जाता है, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। यानी आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। कैसे बोलिएगा कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान की शाखा है, जिसके अंतर्गत किसी भी वस्तु को या सेवाओं का उत्पादन करेंगे, विनिमय करेंगे, वितरण करेंगे और लास्ट में क्या कीजिएगा? उपभोग का अध्ययन किया जाता है, उससे ही क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग का अध्ययन किया जाता है, उससे ही क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। अगर इसको हम तोड़ते हैं अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र तो ये टूट जाएगा किसमें? ये टूटेगा, एक टूट जाएगा अर्थ, ये हो जाएगा अर्थ
और दूसरा क्या हो जाएगा, शास्त्र। क्या हो जाएगा, शास्त्र। तो अर्थ का अर्थ होता है धन। क्या होता है, धन या पैसा। और शास्त्र के अर्थ हो जाएगा यहाँ पर विज्ञान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग एक तरह लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, धन का विज्ञान। क्या हो जाएगा, धन का विज्ञान। क्या हो जाएगा, धन का विज्ञान। उसके बाद जानते हैं कि अर्थशास्त्र के जनक, इसके जनक कौन है, जनक, इसके जनक कौन है, इसके जनक कौन है, जनक, जनक कहे या पिता कहे इसका, तो ये हो जाएगा एडम स्मिथ। क्या हो जाएगा, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ। और ये कहाँ के निवासी थे, तो ये तो निवासी थे, ये निवासी थे स्कॉटलैंड के। कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के, स्कॉटलैंड के, स्कॉटलैंड के, स्कॉटलैंड के, स्कॉटलैंड के निवासी थे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत किसी भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, विनिमय करते हैं और उसका वितरण करते हैं और उपभोग का अध्ययन किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र को संधि विच्छेद करेंगे तो एक टूटेगा, अर्थ में, दूसरा शास्त्र में। अर्थ के अर्थ होता है धन या संपत्ति या क्या कर सकते हैं, पैसा। और शास्त्र के मतलब विज्ञान, एक तरह हो जाएगा तो ये हो जाएगा धन का विज्ञान। इसका जो जनक हो जाएंगे एडम स्मिथ हो गया। और निवासी कहाँ के थे, ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। कहाँ के थे, स्कॉटलैंड के निवासी थे। और फिर आते हैं इसके अगले पॉइंट पे। अगला जो मेरा पॉइंट है उपनिवेश, सबसे बहुत वीवीआई पॉइंट ये है, उपनिवेश। अब पहले हम लोग समझते हैं अपना भाषा में उपनिवेश किसे कहते हैं। जब कोई शक्तिशाली देश, यानी जब कोई ताकतवर देश होगा और अपना से कमज़ोर देश को, अपने से कमज़ोर देश को क्या करेगा, गुलाम बना लेगा या उसके ऊपर अपना अधिकार जमा लेगा। और जमाने के बाद उसके जितने संपत्ति जो होता है उसका उपयोग अपने फ़ायदे के लिए करता है, अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए करता है, उसी को क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद, उपनिवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, उपनिवेश कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिखे भी है कि जब कोई शक्तिशाली देश या ताकतवर देश, शक्तिशाली देश किसी कमज़ोर देश पर, किसी कमज़ोर देश पर अपना अधिकार कर लेता है, यानी उसको गुलाम बना लेता है और उसके संसाधनों का उपयोग अपने फ़ायदे के लिए करने लगता है, यानी उसके यहाँ जितना भी संपत्ति होता है उस संपत्ति का उपयोग अपने फ़ायदे के लिए करने लगता है, ऐसे गुलाम देश को क्या कहते हैं, उपनिवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, उपनिवेश कहते हैं। जैसे हम बता रहे हैं कि अपना जो भारत था, कौन था, यानी भारत किसका उपनिवेश था, तो इंग्लैंड का था। किसका, अंग्रेज़ों का था। किसका था, अंग्रेज़ों का था। किसका था, अंग्रेज़ों के था, या इंग्लैंड वाले को भी कह सकते हैं, इंग्लैंड यही नाम हुआ, इंग्लैंड। तो भारत किसका उपनिवेश था, अंग्रेज़ों का था। कितने वर्षों तक गुलाम बना रखा था, तो 200 वर्षों तक, 200 वर्षों तक। तो ये भी आपको उपनिवेशवाद भी आपको समझ में आ गया होगा, यानी कोई शक्तिशाली देशों के द्वारा अपने से कमज़ोर देशों को गुलाम बना लेता है और उसके संपत्ति को अपने फ़ायदे के लिए उपयोग करता है, और उसे ही हम क्या कहेंगे, उपनिवेशवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। आप एक एक पॉइंट को क्या कीजिएगा, आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि आपको हम इसमें एकदम सीरियली से पढ़ाएंगे, कहीं से कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं। तो ज़रूर आप इसका नोट तैयार कीजिएगा, कॉपी में एक एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब भी दोबारा अगर रिवीजन करने की नौबत आए तो आप क्या कीजिएगा, कॉपी पलटिएगा और रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा। तो आपको आशा करते हैं कि आपको ये उपनिवेशवाद भी क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। उसके बाद आते हैं आगे, स्टार है, देख लेते हैं। ये ऑब्जेक्टिव है, भारत को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आज़ादी मिली। अब भारत जो देश है उससे पहले अंग्रेज़ों का क्या था, गुलाम था। तो आज़ादी कब मिला, कब मिला आज़ादी, 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिला। या आज़ादी को कभी कभी आपको ऐसे भी लिख देगा स्वतंत्र,
यानी भारत स्वतंत्र कब हुआ, तो ध्यान रखिएगा कब, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। उसके बाद है भारत करीब 200 वर्षों तक ब्रिटिश या अंग्रेज के कहेंगे, अंग्रेज शासन का एक उपनिवेश था। यानी भारत कितने वर्षों तक अंग्रेज़ों का उपनिवेश बना था, तो 200 वर्षों तक। कितना? 200 वर्षों तक भारत किसका उपनिवेश था? किसका था? ब्रिटिश या अंग्रेज के था, या इंग्लैंड का था। ये ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद आगे पॉइंट है, हाँ ये भी ऑब्जेक्टिव ही है। पहले भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। यानी पहले भारत में बहुत सारे संपत्ति हुआ करता था, सोने चांदी भी बहुत था। उस समय भारत का जो नाम था सोने का चिड़िया के नाम से जाना जाता था। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस देश को सोने के चिड़िया कहा जाता है, तो कौन देश हो जाएगा? भारत। कौन देश हो जाएगा? भारत। यानी पहले भारत को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। याद रखिएगा आप, सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता था? तो भारत को कहा जाता था। उसके बाद में है भारत 200 वर्षों तक अंग्रेजी शासन का गुलाम था, यानी गुलाम रहा। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अंग्रेज़ों का गुलाम ना भारत कितने वर्षों तक था, तो आपको बताना है कितना वर्षों तक, कितने वर्षों तक बताना है, कितने वर्षों तक, तो 200 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 200 वर्षों तक। ये सब बहुत VVI ऑब्जेक्टिव है, ये बार बार पूछे जाता है। उसके बाद है अगला पॉइंट है, अगला भी ऑब्जेक्टिव ही है, अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर भारत को अपना दास बनाकर रखा। यानी जब अंग्रेज़ अपने भारत में आया था तो उस समय व्यापार बिजनेस करने के लिए आया था, और वो करते करते क्या कर लिया? अपने यहाँ लोगों को गुलाम बना लिया था, और ऐसा नीति अपनाया था, उस नीति के नाम है फूट डालो और शासन करो। यानी अपने यहाँ भारत के देशों के जो लोग हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम हो गया, इन सभी को, धर्म के लोगों को आपस में लड़ा दो और अपने खुद क्या कर लो? शासन करो। तो यही मतलब कि इस नारा नीति का नाम हो जाएगा फूट डालो शासन करो। फूट डालो मतलब उसको अपने में ही लड़ा दो और उसके ऊपर क्या करो? शासन करो। ऐसा नीति किसने अपनाया था? तो ये भी नीति अंग्रेज़ों के द्वारा अपनाया गया था। उसके बाद में आगे है एक और ऑब्जेक्टिव है, अंग्रेजी शासन के लगभग 200 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई विकास नहीं हुआ। जब यहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा, जब अंग्रेज़ यहाँ पर गुलाम बनाकर यहाँ पर शासन कर रहा था, तो 200 वर्षों तक भारत के अर्थव्यवस्था में किसी भी प्रकार के कोई विकास नहीं हुआ। कितने वर्षों तक? ध्यान रखिएगा, 200 वर्षों तक। 200 वर्षों तक। तो ये इस तरह ये दो पहले, ये 4 ऑब्जेक्टिव हो गया जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही क्या है, अच्छे प्रश्न है। तो आप ध्यान में रखिएगा और नोट जरूर करते चलिएगा। अगला पॉइंट है आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं किससे कहते हैं? आर्थिक मतलब हो जाएगा यानी धन या पैसा, और क्रियाएं मतलब हो जाएगा क्या? किसी तरह के काम को करना। आर्थिक मतलब कह सकते हैं यहाँ पर पैसा। कभी कभी नहीं कहते सर मेरा आर्थिक स्थिति क्या बहुत दयनीय है, अभी घर की हालात ख़राब है। आर्थिक यानी पैसा हो जाएगा, और क्रियाएं मतलब काम करना हो जाएगा। क्या? काम करना, चाहे किसी भी प्रकार के काम कीजिए। तो यहाँ पर है वे सभी क्रियाएं, चाहे कोई भी काम हो, कोई भी काम जिसमें हमें आय की प्राप्ति होती है। आय कहे तो पैसा की प्राप्ति, क्या हो जाएगा? पैसा की प्राप्ति होती है, उससे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। बहुत ही आसान है। वे सभी क्रियाएं, वो विभिन्न क्रियाएं, किसी भी तरह के काम हो, कृषि वाला काम हो, या आप नौकरी कर रहे हैं, या लेबर है, चाहे अन्य प्रकार के किसी भी प्रकार के काम करके आपके पास जो आय आता है, उसी आय को क्या कहेंगे? हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। एक बार इसे फिर से समझ लीजिए, एक बार और समझिए इसको। ये हो जाएगा वे सभी क्रियाएं जिसमें हमें आय की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। उसके बाद प्रश्न
प्रश्न नहीं, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला जो पॉइंट है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, आप जानते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है? तो एक ऐसा तंत्र जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाएं, विभिन्न मतलब अलग अलग प्रकार के आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, उसे क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब विभिन्न प्रकार में क्या आ सकता है? तो आप हो सकता है कि कृषि वाला काम करते हैं, या आप मजदूरी करते हैं, मजदूरी क्या हो जाएगा? मजदूरी या नौकरी करते हैं, नौकरी। इन सभी कामों का जो संपादित की जाती है उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही क्या कहेंगे? अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। एक और इतना अगर नहीं बड़ा ध्यान में रहेगा तो एक छोटा सा और लिखेंगे। इस सभी का योग को, जो भी आर्थिक क्रियाएं होगा, जितने भी प्रकार के आर्थिक क्रियाएं होगा, इसी का जो योग कहलाएगा, योग क्या कहलाएगा? अर्थव्यवस्था कहलाएगा। तो वही बात यहाँ पर है, अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का क्या होता है? एक योग होता है। क्या होता है? योग होता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा। तो क्या होता है? समाज यानी अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का एक क्या होता है? योग होता है। क्या होता है? योग होता है। तो ये हो गया आपका अर्थव्यवस्था। क्या हो गया? अर्थव्यवस्था। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हाँ, इसी का कुछ अर्थशास्त्री है, अर्थशास्त्री के ब्राउन के अनुसार ये अर्थशास्त्री हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अर्थशास्त्री। अब अर्थशास्त्री ने भी अपना मत दिए हुए हैं। ब्राउन के अनुसार क्या है? अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। आजीविका कहे तो अपना भोजन भरण पोषण करने की एक प्रणाली है। क्या है? अर्जन करने की प्रणाली है। तो आपसे प्रश्न इसमें कैसे पूछा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था एक आजीविका अर्जन करने की प्रणाली है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका हो जाएगा? तब ब्राउन के हो जाएगा। किसका? ब्राउन का हो जाएगा। उसी तरह एक और व्यक्ति जो कथन दिए हुए हैं, आर्थर लेविस, इन्होंने भी कहा है कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है, जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का क्या करता है? संसाधनों का प्रयोग करता है। यानी मनुष्य अपने संतुष्टि को, आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो संसाधन होता है उसका प्रयोग करता है। ऐसा कथन किसने कहा? तो ऐसा कथन आपको बताना है किसका? आर्थर लेविस का। किसका? आर्थर लेविस का। तो इस तरह ये दो अर्थशास्त्री हो गए। इनके अनुसार हम लोग अर्थव्यवस्था को क्या कर लिए? देख लिए कि क्या दिए है परिभाषा। तो आपको भी ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हो जाएगा, अगला पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत ही अच्छा है, अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा। अब अर्थव्यवस्था के जो ढांचा है ये तीन है, यानी तीन है। एक है प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है और तृतीयक क्षेत्र है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ना अपने जीवन में जब आप कमाने योग्य हो जाते हैं तो कहीं भी दुनिया के किसी भी कोना में जाइएगा तो आपको काम के बंटवारा किस में होगा? 3 भाग में होगा। किस में होगा? 3 भाग में ही कामों का बंटवारा होगा। कितने भाग में? 3। कितने में? 3 में। एक में हम क्या लिखे हैं यहाँ पर? एक प्राथमिक क्षेत्र है, दूसरा का द्वितीयक क्षेत्र है और तीसरा का क्या है? तृतीयक क्षेत्र है। यानी यही 3 क्षेत्र में काम की क्या किया जाता है? बंटवारा किया गया है। 3 क्षेत्र। अब हम लोग जानते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र को भी ना एक और नाम है, इसको हम लोग कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र को हम लोग औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। किस? क्या? औद्योगिक क्षेत्र। क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। उसके बाद तीसरा जो है, तीसरा को हम लोग कहते हैं सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न किया जा सकता है कि कृषि क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो प्राथमिक क्षेत्र, या प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? तो कृषि क्षेत्र हो जाएगा।
और द्वितीयक क्षेत्र का क्या हो जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा। और तृतीयक क्षेत्र के क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेवा क्षेत्र हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस तीनों क्षेत्र को अलग अलग जानते हैं, इस तीनों क्षेत्र के बारे में अलग अलग जानते हैं, क्योंकि इससे ना, इस तीनों क्षेत्र से आपके फाइनल परीक्षा में क्वेश्चन रहता ही है। इसलिए आप ज़रूर इसके दोनों नाम और इसके जो एग्जाम्पल होगा उससे आप ज़रूर क्या कर लीजिएगा, अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा, क्योंकि ये यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आते हैं एक एक का वर्णन कर लेते हैं, एक एक का। तो पहला है प्राथमिक क्षेत्र। क्या है, प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। अभी लिखे हैं प्राथमिक क्षेत्र को भी कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, खेती बाड़ी का जो काम होता है वो कृषि आ जाएगा। पशुओं को पालना, गाय हो, बकरी हो, भेड़ा हो, ये सब को पालना हो जाएगा। मछली हो जाएगा, मछली का पालन करना। जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना, जंगलों से हो सकता है लकड़ी के प्राप्त कर सकते हैं, फल फूल तोड़ सकते हैं। तो ये सब काम जो होता है किस क्षेत्र का उदाहरण हो गया, तो प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण हो जाएगा। तो जंगलों से वस्तुओं का प्राप्त करना इत्यादि आते हैं। इत्यादि किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत। अब कैसे, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि मत्स्य पालन किस क्षेत्र का उदाहरण है, प्राथमिक क्षेत्र का, द्वितीयक क्षेत्र का या तृतीयक क्षेत्र का। तो आप बताइएगा, मछली का पालन करना प्राथमिक क्षेत्र का हो जाएगा, कृषि करना प्राथमिक हो जाएगा, जंगलों से लकड़ी को प्राप्त करना या अन्य वस्तुओं को प्राप्त करना वो भी प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण हो जाएगा। तो ये सब आपके उदाहरण भी कभी कभी क्या करता है, ऑब्जेक्टिव बना कर दे देता है कि पशु पालन करना किस क्षेत्र का उदाहरण है, तो आपको बताना है प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। किसका, प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। उसके बाद आते हैं द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में हो जाएगा, हाँ, द्वितीयक क्षेत्र है। द्वितीयक क्षेत्र को अभी हम बोले हैं क्या कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। यानी द्वितीयक क्षेत्र को ही औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत खनिज का व्यवसाय, जितने खनिज होता है जो उसको उत्पादन कर निकालने के बाद क्या होता है, वस्तु का नया निर्माण किया जाता है। तो ये आ जाएगा किसमें, खनिज में आ जाएगा। निर्माण कार्य करना, निर्माण मतलब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ, जैसे कि गन्ना से चीनी बनाना, चीनी बनाना, तो निर्माण कार्य हो जाएगा। तो ये किस में चला जाएगा, ये भी द्वितीयक क्षेत्र का ही उदाहरण हो जाएगा। जनोपयोगी सेवाएं, गैस एवं बिजली इत्यादि आते हैं किसके अंतर्गत, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि निर्माण कार्य किस क्षेत्र का उदाहरण है, तो द्वितीयक क्षेत्र का। गन्ने से चीनी का निर्माण करना किस क्षेत्र का उदाहरण हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को और किस नाम से जानते हैं, तो औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो ये हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद तृतीयक क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक हो गया एवं बीमा हो गया, ये सेवा हो गया। परिवहन, यातायात, जैसे सड़क आप देख रहे हैं उस पर कोई एक व्यक्ति चलता है क्या, सभी के लिए है, तो ये सेवाएं हो जाएगा। संचार हो जाएगा, सूचना का आदान प्रदान। आज के समय में क्या है, मिनटों में बच्चे लोग एक जगह से दूसरे जगह क्या कर लेता है, बातों को आदान प्रदान कर लेता है, संदेश को। व्यापार हो जाता है, ये सब किस क्षेत्र का उदाहरण हो जाएगा, शिक्षा भी हो जाएगा। ये सब किसके उदाहरण हो जाएगा, ये सब उदाहरण हो जाएगा किसका, तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि तृतीयक क्षेत्र के अन्य नाम क्या है, तो सेवा क्षेत्र। व्यापार करना किस क्षेत्र का उदाहरण है, क्या उदाहरण हो जाएगा, तो तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण हो जाएगा। बीमा क्या हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण हो जाएगा। परिवहन किस क्षेत्र का उदाहरण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण हो जाएगा। इस तरह आप ये हो जाएगा आपका तृतीयक क्षेत्र। उसके बाद इसमें जानते हैं कुछ और ऑब्जेक्टिव, कुछ जैसे आपसे प्रश्न किया जा सकता है कि किसी भी क्षेत्र में के यानी किसी भी राज्य हो या देश के विकास में किस क्षेत्र का सबसे
अधिक योगदान होता है। तो आपको बता दें कि जब ये तीनों क्षेत्र पढ़े हैं ना, एक तृतीयक क्षेत्र पढ़े हैं, दूसरा का क्या था औद्योगिक, द्वितीयक क्षेत्र पढ़े हैं, तीसरा का क्या प्राथमिक क्षेत्र पढ़े हैं। तो ये तीनों क्षेत्र में ना सबसे ज़्यादा अगर जो पैसे आमदनी होता है वो किससे होता है, वो होता है तृतीयक क्षेत्र से। तो अब दो ऑब्जेक्टिव और बन रहा है। क्या ऑब्जेक्टिव दो बन रहा है? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किसी भी देश या राज्य के विकास में सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का है? तो किस क्षेत्र का होता है? तो तृतीयक क्षेत्र का होता है। क्योंकि तृतीयक क्षेत्र में क्या है, आमदनी ज़्यादा होता है, पैसा तृतीयक क्षेत्र में सबसे अधिक होता है। तो सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र का होगा? तो तृतीयक क्षेत्र का हो जाएगा। तृतीयक क्षेत्र का हो जाएगा। किसका? तृतीयक क्षेत्र का हो जाएगा। और उसके बाद कम वाला में जाइएगा तो कम वाला में कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। तो फिर अब हम लोग क्लास को इतना ही पर क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।